हेलो बुआ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं, बढ़िया से एग्जाम की तैयारी जो है क्या आप सभी लोग की चल रही है? एक बार आप सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही है। तो ये जो है पी ब्लॉक चैप्टर का आपका सब्जेक्टिव का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन 31 से लेकर 39 तक डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो थ्योरी पढ़ाने के बाद हमने 40 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन को हमने जो है थ्योरी के बाद जो है डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता है। पी ब्लॉक थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता है। ठीक है, और इस चैप्टर के बाद हम लोगों की शुरुआत होगी उपसह संयोजन यौगिक, संकुल यौगिक, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, और तब जो है तब इसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, डी एंड ए ब्लॉक और पी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। तो आप सभी जो हैं हो जाइए तैयार, और हम लोग इसका इसमें जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 31 से लेकर 39 तक 39 तक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और जितनी गहराई से और जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं इस इस क्रैश कोर्स के लेक्चर में, मुझे नहीं लगता है ठीक है कि बिहार में बड़े बड़े दावे करने वाले संस्थानों में इतनी गहराई से इतने क्वेश्चन आंसर को थ्योरी पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार को डिस्कस किया जाता होगा। और प्रत्येक चैप्टर में इतने सारे लेक्चर जो है मिलते होंगे, मुझे तो उम्मीद नहीं है। बाकी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग आराम से सभी तो को बढ़िया से डिस्कशन करके और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और वह क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी कभी कभी पूछता है। 5 मार्क्स का भी वो क्वेश्चन जो है पूछता है, और उसका नाम है क्वेश्चन का लेड कक्ष विधि। लेड कक्ष विधि लेड कक्ष विधि, ठीक है, या संपर्क विधि। लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण से इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस लेड चैम्बर प्रोसेस या कॉन्टेक्ट प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस या कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहा जाता है। लेड चैम्बर प्रोसेस या कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहा जाता है। लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। आइए ध्यान दीजिएगा। तो लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण क्या है? तो इसमें सल्फर
सल्फर या आयरन पाइराइट से सल्फर या आयरन पाइराइट से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यह विधि जो है, यह विधि सल्फर सल्फर यानी एसेट या या आयरन पाइराइट आयरन पाइराइट आयरन पाइराइट इसका फॉर्मूला होता है ApS2 से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4 बनाने की विधि है। H2SO4 बनाने की विधि है, बनाने की विधि है। ठीक है, तो यह विधि सल्फर या आयरन पाइराइट से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि है। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता क्या है? ठीक है, यह निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। तो इसमें कुछ स्टेप हैं और उन सारे स्टेप को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। यह निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है, यह निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है, निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। तो आइए, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में सल्फर जो है वह ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करके, सल्फर जो है वह ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करके SO2 का निर्माण करता है। या आयरन पाइराइट से भी आप बना सकते हैं। आयरन पाइराइट ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीजन से क्या करके? ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण करके और क्या बनाएगा? तो Fe2O3 बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। प्लस क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। अब इसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में क्या होता? स्टेप 2 में यह SO2 पुनः O2 से ऑक्सीकृत होकर SO3 का निर्माण करता है। यह SO2 जो है पुनः O2 से ऑक्सीकृत होकर SO3 का निर्माण करता है, SO3 का निर्माण करता है, SO3 का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए स्टेप 2 के रिएक्शन को समझिए। SO2 O2 से क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण करेगा और ऑक्सीकरण करके क्या बनाएगा? SO3 बनाएगा। अब समझिएगा कि इस विधि का नाम संपर्क विधि, कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्यों रखा गया? इस विधि का नाम संपर्क विधि, कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्यों रखा गया? तो इसका संपर्क विधि या कॉन्टेक्ट प्रोसेस रखने का एक ही कारण है, एक ही कारण है इसका कॉन्टेक्ट प्रोसेस रखने का नाम। दो चीज बनाना है। बनाना क्या है? बनाना क्या है इसमें? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है इसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है। तो जो चीज बनाना है उसी से संपर्क कराएंगे, जो चीज बनाना है उसी से संपर्क कराएंगे और जितना डालेंगे उसका दुगना पाएंगे। अगर 1 मोल डालेंगे तो 2 मोल पाएंगे, 1 मोल डालेंगे तो 2 मोल पाएंगे, जितना डालेंगे उसका दुगना पाएंगे तो फायदा होगा। क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है
जिस पदार्थ के साथ 1 लीटर दूध डालने पर 2 लीटर दूध हमारा बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है भाई, नुकसान ही क्या है? वही बात यहां पर है। H2SO4 बनाना है तो SO3 का संपर्क H2SO4 से ही कराएंगे, H2SO4 से ही SO3 अभिक्रिया करेगा और H2H2O7 का निर्माण होगा, और H2H2O7 का निर्माण होगा। ठीक है, तो SO3 और H2SO4 या दोनों आपस में अभिक्रिया करके H2H2O7 का निर्माण करेंगे, और H2H2O7 को ओलियम अम्ल कहते हैं। तो तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में देखिए क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में SO3 के साथ H2SO4 की प्रतिक्रिया कराने से H2H2O7 का H2H2O7 यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम अम्ल बोलते हैं, ओलियम अम्ल बोलते हैं, ओलियम अम्ल का निर्माण होता है, ओलियम अम्ल का निर्माण होता है, जो जो अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आ जाइए वो, तो स्टेप 3 का रिएक्शन क्या होगा? स्टेप 3 का रिएक्शन होगा कि SO3 को H2SO4 से हम लोग प्रतिक्रिया कराएंगे, H2H2O7 यानी ओलियम अम्ल का निर्माण होगा, H2H2O7 यानी ओलियम अम्ल का निर्माण होगा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 4 में? क्या करेंगे स्टेप 4 में? इसमें जल मिलाने पर दुगना H2SO4 प्राप्त होता है, दुगना H2SO4 प्राप्त होता है। तो H2H2O7 में अगर आप जल को मिलाओगे तो जितना डालोगे का दुगना H2SO4 प्राप्त होगा। 1 मोल डाले, H2H2O7 के आगे देखिए नहीं है, इसका मतलब 1 मोल है, 1 मोल है, तो 1 मोल हम लोग डाले और 2 मोल प्राप्त हुआ, 1 मोल डाले और 2 मोल प्राप्त हुआ, 1 मोल डाले और कै मोल प्राप्त हुआ? 2 मोल प्राप्त हुआ। 1 मोल डालने से 2 मोल हमें प्राप्त हुआ, क्या फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ। 1 लीटर आप दूध डाल रहे हो और 2 लीटर दूध मिल रहा है किसी सबस्टांस से अभिक्रिया कराने के बाद, तो फायदा होगा ही, ओबियसली फायदा होगा। तो वही चीज यहां पर भी हुआ, 1 मोल हम लोग H2H2O7 जो है डाले और 2 मोल हम लोग को H2SO4 प्राप्त हुआ, तो ओबियसली यहाँ पर फायदा होगा, ओबियसली हम लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। तो यह क्या था? यह लेड कक्ष विधि द्वारा या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण का तरीका था। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण का तरीका था। तो यह विधि जो है, यह विधि सल्फर या आयरन पाइराइड से H2SO4 बनाने की विधि है। स्टेप 1 में क्या हुआ जी? स्टेप 1 में सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 बनाया, आयरन पाइराइट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और SO2 बनाया। स्टेप 2 में इसी को डबलिया देंगे, स्टेप 2 में इसी को डबलिया देंगे, जैसे हम लोग ओस्टवाल्ड विधि में डबलिया थे, मतलब ऑक्सीकरण 2 बार होगा, ऑक्सीकरण 2 बार होगा, यहां भी ऑक्सीकरण और यहां भी ऑक्सीकरण, यहां भी ऑक्सीकरण। अब SO2 O2 से ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाएगा
और SO3 के साथ तीसरा स्टेप में जो बनाना है उसी से संपर्क कराएंगे, तो बनाना है उसी से संपर्क कराएंगे तो क्या बनेगा, ओलियम अम्ल बनेगा, और ओलियम अम्ल का H2 से अभिक्रिया कराएंगे तो 2 मोल SO4 बन के तैयार हो जाएगा, 2 मोल H2SO4 बन के तैयार हो जाएगा। तो यही है हम लोगों का लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कितना अच्छा चीज है कि ओलियम अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो बताइए, यही ना ओलियम अम्ल है जी। अभी अभी हम बताए कि नहीं बताए, ओलियम अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2H2O7 ओलियम अम्ल का सूत्र होता है। H2H2O7 किस अम्ल का सूत्र होता है, ओलियम अम्ल का सूत्र होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि H2S अकारक है जबकि H2SO4 ऑक्सीकारक है, जबकि SO2 में दोनों गुण पाया जाता है। तो पारापारी सब में जो है, पारापारी सब में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना है, पारापारी सब में ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जैसे माना कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 1 है। अब हाइड्रोजन का फिक्स होता है +1 2 2 +x। अब दोनों के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ करके इस पर जितना चार्ज है उसके बराबर कर देंगे, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था का मान आ गया -2 आ गया, ठीक है ना। तो अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम होता है +6 और न्यूनतम होता है -2, ठीक है ना। सल्फर का अधिकतम होता है +6 और न्यूनतम होता है -2, ठीक है। तो यह न्यूनतम है ना जी, x का क्या है, न्यूनतम है, तो न्यूनतम है, कम है। जब न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होगा तो यह केवल बढ़ा सकता है, यह केवल क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। और जो बढ़ा सकता है वह किसका काम करेगा, वह जो बढ़ा सकता है वह अकारक का कार्य करेगा, तो केवल अकारक का कार्य करेगा। H2S जो है वह केवल अकारक का कार्य करेगा। अब आ जाइए H2SO4 की बात है, H2SO4 की बात है, तो इस निकलवाया गया है, प्रीवियस लेक्चर में निकलवाया गया है। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वह x बराबर +6 होती है और अधिकतम होती है। यह क्या है, अधिकतम है, तो यह केवल और केवल घटा सकता है। तो अधिकतम जब रहता है तो वह किसका काम करेगा, तो अधिकतम जिसका रहेगा वह केवल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, केवल किसका काम करेगा, केवल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, केवल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो यह केवल अकारक का कार्य करेगा, H2S केवल अकारक का कार्य करेगा। अब जो है बात है SO2 का, SO2 का बात है, SO2 में x बराबर +4 आएगा, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 आएगी, तो दोनों का बीच बिचवा है, अधिकतम +6 और न्यूनतम -2, दोनों का बीच बिचवा है, तो यह घटा भी सकता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। इसलिए SO2 दोनों का कार्य करेगा, ऑक्सीकारक का भी कार्य करेगा, अकारक का भी कार्य करेगा, दोनों का कार्य करेगा, दोनों का कार्य करेगा, ठीक है, दोनों का कार्य करेगा, ठीक है ना, का कार्य करेगा। अब आ जाइए बउआ, SO2 के 2 अकारक गुण लिखें, ठीक है ना। SO2 के 2 अकारक गुण, तो पहला अकारक गुण है यह पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 से अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट
पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करता है। तो पहला अवकारक गुण है कि SO2 जो है, SO2 जो है वह इसका निर्माण करता है, H2SO4 का निर्माण करता है। कब? जब पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया करता है तब। तो यह इसका जो है अवकरण करा देता है, यह इसका अवकरण करा देता है, पोटेशियम परमैंगनेट का अवकरण करा देता है। और दूसरा, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 बनाता है, SO3 बनाता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ठीक है, SO2 जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया जी, SO3 का निर्माण किया, SO3 का निर्माण किया, ठीक है ना। तो SO3 का निर्माण किया। तो ये जो है, ये जो है सल्फर का अवकारक गुण हो गया, ये सल्फर का अवकारक गुण। अब आ जाइए 34 नंबर कि O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों कार्य करता है, ठीक है ना। तो गर्म करने पर O3 जो है वह बनाता है O2 प्लस नैसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बनाता है, नवजात ऑक्सीजन बनाता है, नैसेंट ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन बनाता है। और नवजात ऑक्सीजन के कारण ही जो है यह यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। नवजात ऑक्सीजन के कारण ही यह क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसमें आ जाइए कि फ्लोरीन जो है वो केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन जो है वह +1 +3 +5 +7 यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। व्याख्या कीजिए। तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इसमें इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना। क्लोरीन में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। बाकी किसी दूसरे का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, देखिए 1s2 2s2 p6 3s2 3p5, तो थर्ड ऑर्बिट में चला गया, इसमें खाली डी ऑर्बिटल रहेगा, तीसरा में डी मिलता है, दूसरा में डी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित है, इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित है। तो फ्लोरीन को छोड़ करके जितना भी, फ्लोरीन को छोड़ करके जितना भी दूसरा हैलोजन होता है सब में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जितना भी दूसरा डी ऑर्बिटल होता है, जितना भी दूसरा हैलोजन होता है सब में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। इसलिए फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होता है वह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। कह रहा है कि क्षार, क्षार धातु प्रबल अवकारक, प्रबल अवकारक है, परंतु हैलोजन जो है प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्यों प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं? क्षार धातु प्रबल अवकारक है, प्रबल अवकारक है, परंतु हैलोजन, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। तो क्षार धातु, क्षार धातु जो है प्रबल अवकारक होते हैं, जबकि हैलोजन, तो क्षार धातुओं के आयनन विभव का मान अति न्यून होता है, इसलिए वे आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं।
और दे करके वे दूसरे का अवकरण कराते हैं और अवकारक पदार्थ की तरह आचरण करते हैं, जबकि हैलोजन तत्व की इलेक्ट्रॉन प्रीति उच्च होती है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रीति मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो आपको हमने थ्योरी में समझाया है। और आयनन विभव मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन विभव मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अतः वे अतः वे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन देगा वह अवकारक की तरह कार्य करेगा। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह ऑक्सीकारक, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वह अकारक की तरह कार्य करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, एचआई एक प्रबल अकारक है क्यों? ठीक है। तो हैलोजन अम्लों में एचआई जो होता है ये सबसे प्रबल अकारक है। अभी अभी हमने जो है अकारक और ऑक्सीकारक, अकारक और ऑक्सीकारक दोनों का जो है क्रम बताया है हैलोजन वाले में। तो यह एचआई जो है नवजात हाइड्रोजन देता है। पहले एचआई टूटेगा तो H2 और I2 का निर्माण करेगा। ठीक है ना। H2 और I2 का निर्माण करता है तो H2 जो है वह नवजात हाइड्रोजन के रूप में निकलता है। यही जब सिंगल हाइड्रोजन का जब सिंगल एटम बनेगा तो यही आपका क्या कहलाएगा? नवजात हाइड्रोजन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जब सिंगल परमाणु का निर्माण होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नवजात हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है। अब कॉपर सल्फेट जो है एचआई से अभिक्रिया करता है तो कॉपर आयोडाइड और H2SO4 बनाता है। कॉपर आयोडाइड और क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। तो कॉपर का अवकरण हो गया। ये CuI2 के निर्माण का मतलब कॉपर का क्या हो गया? अवकरण हो गया। ठीक है। कॉपर का अवकरण हो गया। अब आ जाइए बउआ। ठीक है। कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? तो अभी अभी इसका कारण हम लोग देखे हैं कि हैलोजन परमाणु के सदस्य, ठीक है, हैलोजन परमाणु के सदस्य में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन लब्धि, सबको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि क्षमता होती है, इसके कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करते हैं और हैलोजन को एक्स से करते हैं। एक्स मतलब हैलोजन, एक्स जहां भी नजर आएगा इसका मतलब हैलोजन, एक्स मतलब हैलोजन। तो ये जो है हम लोगों का आज का जो है ये क्वेश्चन रहा। और इस प्रकार से आप लोगों का ये पी ब्लॉक चैप्टर जो है, पी ब्लॉक चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर था वो जो है समाप्त हुआ। और अब हम लोग मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तब तक जो है आप इसका याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पी ब्लॉक का, D&A ब्लॉक का करवाना है तो जो है हम लोग करेंगे, यूट्यूब पर करेंगे। और और इसमें इसमें आपको उप सहसंयोजन यौगिक यानी संकुल यौगिक अब प्रारंभ होगा इनऑर्गेनिक। ठीक है। ओके, धन्यवाद।